कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसे करंट कैरिंग वायर रखे ताकि जो उसके ऊपर जो फोर्स है ना वो ओके। और अगर तुमसे वो वैसा रखने के बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना मैग्नेट कितना करंट फ्लो करवाना है सोलेनॉइड में, क्या करवाना है, तो बी आई एल इक्वल टू एम जी हो जाएगा। बी हमारा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा इनटू करंट इन द सोलेनॉइड, ये हो जाएगा आई हो जाएगा करंट इन द कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू मास ऑफ द मास ऑफ द कंडक्टर इनटू जी। ठीक है, जो भी तुमको निकालने बोला जाए डेटा में से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी देखो बोर्ड लेवल पे हमने काफी सारे कर लिए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी मैं मैग्नेटिज्म का एंट्रेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा वेंचर से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक हमारा होगा। तुम लोग को जो मैंने शीट भेजी है उस पर से करना स्टार्ट कर देना और एसएल की बुक खरीद लेना। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी रेफरेंस बुक है तो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को खाली बुक बता देना कौन सी तुम यूज करते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क कौन है, बिल्कुल नया टॉपिक है ये। टॉर्क कौन करें कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो यूनिफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान क्या होती है, एक तो उसके डायरेक्शन सेम होते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे ना एक कॉइल को प्लेस किया गया है, ऐसा। जैसे यहाँ पे कॉइल को हमने प्लेस कर दिया।
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अपने कॉइल का नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर एस आर एस, ठीक है, तो कॉइल का नाम हो गया। जब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पे वो पी क्यू लेंथ के और आर एस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये पी क्यू लेंथ और आर एस लेंथ के अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि पी क्यू लेंथ और आर एस लेंथ के अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा ना मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन लेंथ पी क्यू। तो जो पी क्यू लेंथ है ना एक्चुअली देखा जाए ना अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये क्यू आर है, पी क्यू और आर एस, ठीक है, ये मान लो आर एस है, ये मान लो पी क्यू है, ऊपर का हो जाएगा आर क्यू, नीचे का हो जाएगा एस पी। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो ये कॉइल कैसा भी घूमे, कुछ भी हो, ये लेंथ तो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी घूमे, ये एंगल हमेशा क्या होगा इस लेंथ के बीच में और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। इन द सेम वे आर एस के बीच में और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कैसे भी घूम जाए कॉल देखो, लेकिन चूंकि फील्ड अगर ऐसे, फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, फोर्स ऑन पी क्यू क्या हो जाएगा, आई, इसकी मान लो ये जो क्यू से लेके आर जो डिस्टेंस है ना वो डब्ल्यू है, विड्थ को बोलते हैं, और पी से लेके क्यू जो गैप है ना उसको हम लोग एल बोल देते हैं। फोर्स ऑन पी क्यू हो जाएगा आई एल बी, एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, साइन 90 टू आई एल। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है डायरेक्शन क्या होगा देखो, फील्ड इधर है, ठीक है, तो करंट किधर ऊपर है, तो फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ना, फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर हमने एस आर की बात की जाए तो कैसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे की तरफ है, लेकिन जो फोर्स है ना वो किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स ऑन पी क्यू कैसा है, इनवर्ड है, एंड फोर्स ऑन आर एस ये क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90, ठीक है, ये आउटवर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करते क्यू आर की, फोर्स ऑन क्यू आर ये हो जाएगा हमारा आई, देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में कुछ एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल जो लगातार चेंज करेगा, एक अगर मान लो क्यू आर फील्ड के अलोंग है तो लेंथ क्या हो जाएगा, क्यू आर फील्ड के अलोंग हो जाएगा, थीटा वहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये घूम करके ये ऐसे था, ठीक है, मान लो जैसे ये यहाँ पे फील्ड ऐसा, ठीक है, ये जो चीज है ना, ठीक है, इसका देखो ये कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी हो जाए, तो इसके साथ तो जो एंगल है वो चेंज कर रहा है ना, तो मैंने पेन को सीधा रखा है लेकिन मैं बुक को चेंज कर रहा हूँ, पहले एंगल कितना 0 हो गया, फिर एंगल देखो चेंज करा, लेकिन अगर मैं मान लो यही फील्ड हर तरफ है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पर ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है ना ये हमेशा फील्ड के साथ कितना एंगल पे रहता है, 3D पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। फोर्स ऑन क्यू आर क्या हो जाएगा, आई डब्ल्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो मैंने यहाँ पर थीटा लगातार चेंज करेगा तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पुट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे थीटा छिपा हुआ है जो कि समय के साथ वैरी कर रहा है। सिमिलरली फोर्स ऑन पी एस ये क्या हो जाएगा, आई
इसके साथ भी सेम होगा। ये बहुत छोटा गैप होता है, विड्थ को W ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन देखो। अगर करंट ऐसे जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा करंट, अगर ऐसे है करंट, ठीक है, करंट अगर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, करंट किधर जा रहा है, अगर अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा इस पे, नीचे की तरफ। यहाँ फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इसमें जब करंट अंदर जा रहा है, इसमें से करंट इधर आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स ऑन HP कैसा लगेगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे अपने लेफ्ट हैंड यूज करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करके हम तुरंत फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक काम करो, तुम लोग अभी जो है ना, PQ पे, RS पे, QR पे, सब पे अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज करो एक बार ध्यान से, और देखो कैसे जा रही है। सिंपल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया इसका ऐसा। अब एक बात तो क्लियर से देख सकते हो, इनवर्ड फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो अगर हमने इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट किया ना, तो हमको रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलेगा, जीरो। क्लियरली, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कॉइल इज जीरो, ठीक है। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉइल remains at rest, there is, कभी भी किसी भी चीज पे अगर नेट फोर्स अगर जीरो होती है ना, और अगर वो चीज पहले से रुकी भी थी, तो वो आगे भी कैसी रहती है, रुकी भी रहती है। देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। देखो याद रखना, अगर किसी भी चीज पे नेट फोर्स अगर जीरो लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मूव नहीं कर सकता, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। जैसे मान लो ये है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स इधर अप्लाई किया, एक फोर्स इधर अप्लाई किया, तो फोर्स जैसे मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो ये नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। नेट फोर्स जीरो की वजह से ये पेन आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन घूम तो सकता ही है, रोटेशन तो हो ही सकता है। तो याद रखना है कि कभी भी अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो, ठीक है, तो उससे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता है, लेकिन उससे रोटेटरी मोशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर रोटेशन होने के लिए क्या जरूरी होता है, कि जो फोर्सेज हो, ठीक है, उसके लिए कुछ बातें जरूरी थी, कि कौन सा फोर्स रोटेशन कर सकता है। तो मान लो अगर कोई बॉडी ऐसा है, मैंने फोर्स ऐसा लगाया, एफ ऐसा, और दूसरा फोर्स एफ ऐसा लगा, क्या ये फोर्स बॉडी को रोटेट कर सकता है, आंसर इज नो। रोटेशन के लिए फोर्स होना चाहिए इक्वल, अपोजिट फोर्स हो तो बेस्ट है, ठीक है। प्लस उन फोर्सेस के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे गैप दिख रहा है। अगर वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही हो जाएगा, तो वो रोटेट नहीं करा सकता। अगर तुम QR को और PS को ध्यान से देखो, तो इसका फोर्स नीचे लग रहा है और इसका फोर्स ऊपर लग रहा है। अगर मान लो मैंने दोनों फोर्स को ऊपर नीचे अगर एक्सटेंड किया ना, तो दोनों फोर्सेज आकर के मीट करेंगे। तो ये जो फोर्सेज होता है QR के ऊपर और SP के ऊपर, ये वाला इस कॉइल को रोटेट नहीं करा सकता। लेकिन अगर मान लो मैंने अगर QP को और RS को देखा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाले जो फोर्सेज है ना, ये फोर्सेज जो है इक्वल है, अपोजिट भी है, और इनके बीच में कुछ गैप है। वो गैप किसके इक्वल है, W के इक्वल है। ये वाले फोर्सेज जो है रोटेट करवा सकते, ठीक है। तो ये जो फोर्सेज है, ये दो फोर्सेज रोटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते।
लेकिन ये जो दो फोर्सेज होते हैं ना, ये दोनों ही ट्रांसलेशन में नहीं कंट्रीब्यूट, लेकिन ये वाला जो फोर्स का पेयर है ना, दिस कंट्रीब्यूट्स इन रोटेशन। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर जाना। ठीक है, तो मैं आगे लिखता हूँ। तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्सेस एफ पी क्यू एंड एफ आर एस फॉर्म कपल, दे रोटेट द कॉइल। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो टॉर्क के लिए, तो टॉर्क की वैल्यू को निकालने के लिए ना मैं थोड़ा सा इसमें दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर मान लो मैंने इसको ऐसा दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैं इसका टॉप व्यू अगर देख, अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका टॉप व्यू देखा। टॉप देखो, कोई चीज अगर, जैसे मान लो कोई भी चीज तुम्हारे पास अगर हो, जैसे ये बुक है, तो बुक को पकड़े, तो बुक का साइड से देखोगे तुमको वो क्यूबॉइड रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा, ठीक है, ऊपर का देखूंगा, तो मेरे को बिल्कुल से एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। कोई मान लो सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे करके सिलेंडर को मैं सामने से देखता हूँ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा ना अगर, तो मुझे ऊपर से ये फ्लैट सर्कल दिखेगा, है ना। टॉप व्यू का मतलब ये होता है, अगर मैंने टॉप से देखा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे खाली क्यू आर वायर दिखेगा ना, है ना, ऐसा। तो मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूं, ये मेरा हो जाएगा, इसका टॉप व्यू ऐसा जाएगा ये। ठीक है, ये मेरा टॉप व्यू हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एट एनी मोमेंट, ठीक है, जो एंगल जो है ना, मुझे टॉर्क का देखो, फोर्स का जीरो आ रहा है, मुझे क्या करना है, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालना। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक, यहाँ पे अगर मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पर व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, जब हम एरिया ऑफ द कॉइल बोलते हैं, मतलब हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पढ़ के रखा होगा। मान लो कोई भी चीज अगर सरफेस है, उसका एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, तो एरिया का डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया। बहुत सारे में पढ़ा भी होगा, कोई भी सरफेस अगर ऐसा, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वैल्यू कैसे निकालते थे, वो पाई आर स्क्वायर हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो सकता है, जो भी फॉर्मूला हो, लेकिन डायरेक्शन कैसे होता है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो ये मान लो कि मान लो मुझे यहाँ पूछा जाएगा एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो मैंने यहाँ पे इसका ड्रॉ कर दिया एरिया वेक्टर, इस कॉइल का। ये कॉइल का क्या हो गया, एरिया वेक्टर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है,
अब अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बी के कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमने पढ़ के रखा था फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। एकदम पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे करंट हो गया और फील्ड मतलब जो फील्ड हमने अप्लाई किया। तो अगर पूछा जाएगा फोर्स कैसा होगा? तो फोर्स हमको किस पे देखना है? QP पे देखना है और RS पे देखना है। अगर तुमने इसको देखा ना ऊपर से, ठीक है? तुम फोर्स को अगर इमेजिन करो, तुमने ऊपर से देखा तुम्हें फोर्स क्योंकि देखो फोर्स कैसा है? फोर्स तो एरो ऐसा निकल रहा है ना, तो मुझे फोर्स ऐसा दिखेगा ही, ठीक है? ऐसा दिखेगा, ठीक है? और यहाँ से मुझे ऐसा दिखेगा। जैसे मैंने ऊपर से देखा अगर, तो मुझे फोर्स कैसे दिखेंगे? फोर्स मुझे ऐसे दिखेंगे, ठीक है? इस पे परपेंडिकुलर, फील्ड पे भी परपेंडिकुलर और लेंथ पे भी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं टॉप व्यू देखूँ ना, तो मुझे फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा देखने में। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है? अब मैं ना फिगर को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि ये पूरी फील्ड को कवर करेगी ना, तो मेरे लिए समझना आसानी हो जाएगी, और कोई बात नहीं। ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर एरिया के कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया था, एरिया का तुम कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, ठीक है? लाइन पे एरिया वेक्टर उसका कैसा होता है? हमेशा सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। फोर्स कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के परपेंडिकुलर होता है। तो करंट तो नीचे है, तो यहाँ से अगर हम दिखाए ना फोर्स, ये इसके 90 डिग्री पे ही होगा। थीटा के यहाँ पे थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड। यहाँ मैं पहले डेटा को लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो वीडियो अपनी हटा दो एक बार, इस जगह में लिखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसा, लेट थीटा बिटवीन, लेट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बी थीटा। एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है? उसके क्या कहते हैं, करंट के भी होता है, लेकिन हमको दिखाना नहीं है। हम यहाँ पे कौन सी फोर्स पे इंटरेस्टेड है? हम यहाँ पे सिर्फ दो, पीक्यू और आरएस पे इंटरेस्टेड है। हमारा क्यूआर और पीएस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क पे ये वाला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। ये कितना विड्थ है? डब्ल्यू है। अब देखो, ये अगर एंगल थीटा होगा, ये पूरा 90 है, तो ये 90 ना, ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक कि फोर्स और फील्ड का एंगल 90 होता है। ये थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है? यहाँ पे देखो फोर्स मैंने कैसे दिखाया था? परपेंडिकुलर ऐसा, ये ऐसा हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे ऐसा जा रहा है। यहाँ पे फोर्स कैसा होगा? ऐसा होगा। यहाँ पर दोनों फोर्स उल्टे डायरेक्शन में। तो अगर मैं फोर्स को यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसा, तो इस एंड पे फोर्स को मैं कैसे दिखाऊंगा? ऐसा दिखाऊंगा ना, ठीक है? इस पॉइंट पे मैं फोर्स को ऐसा दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, ये लेंथ हो गया, ठीक है? अब इनके इस दो फोर्स के बीच में जो फोर्स ऐसा जा रहा है, ठीक है, और जो फोर्स ऐसा जा रहा है, हमारे पास ये 3D का व्यू है। इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिया? टॉप व्यू लिया। तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टॉर्क? तो मैं लिख सकता हूँ
टॉर्क ऑन कॉइल इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क ऑन कॉइल क्या हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, देखो तो फोर्स की वैल्यू थी ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द ये फोर्स के बीच में कितना ये डिस्टेंस होगी ना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ना, ये मान लो अगर मैंने बोला ये P है ये Q है, ये देखो फोर्स के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना जा रहा है, देखो तो ये जा रहा है PQ जा रहा है ना, इनटू PQ इक्वल्स टू हो जाएगा I, या इसको PQ को मान लो अगर मैंने बोल दिया अगर PQ रहने तो X लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब देखो तो मुझे तो PQ पता ही नहीं है, मुझे तो पता है W और L पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू PQ बाय W। दिस इंप्लाइज दैट PQ क्या हो जाएगा W साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये वाला डायग्राम को भी इरेज करो, ठीक है, कुछ खास काम नहीं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ टॉर्क हो जाएगा ILB इंटू PQ। PQ क्या हो जाएगा हमारा W साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ था और ये विड्थ था, लेंथ इंटू विड्थ क्या हमें देता है, एरिया देता है ना, I इंटू A। ये लेंथ इंटू विड्थ में क्या लिख सकता हूँ एरिया, ये B लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ मैं साइन थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इक्वल्स टू I A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमारा क्या बन गया, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन बन गया I A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, फॉर n टर्न्स टॉर्क हो जाएगा हमारा n I A वेक्टर क्रॉस B। ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। ये अगर n टर्न्स होंगे तो ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ये डायग्राम बस तुम्हें थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, और उसके बाद बस जितना लिखा है ना मैंने शुरुआत से लेके ताकि टॉर्क अगर निकालने के लिए आता है तो इसको लिख करके हम लोग आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में 4 मार्क का आता ही है। ठीक है, और इसको एज इट इज तुमको फिगर प्रॉपर्ली साफ साफ ड्रॉ करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद इस पे से मैं थोड़ा सा और बढ़ा के फिर क्लास वाइंड अप कर देता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो इस पे, और इस पे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब थीटा होगा 90 साइन 91 हो जाएगा तो टॉर्क कैसा हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब फॉर केसेस, केस वन फॉर टाउ टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है ना हमारा और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल पर होना चाहिए। मतलब अगर मान लो हमारा एरिया ऐसा है
ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, और हमारा ये एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कैसा लेते हैं, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया, ये एरिया होगा, ठीक है। और अगर हमारा मान लो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, इधर से दोनों राइट एंगल पे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम। मतलब ऐसा हो सकता है, प्लेन है, प्लेन अगर एरिया का, उसके अलोंग अगर जाता है फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम। और टाउ टू बी मैक्सिमम, थीटा शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फॉर टाउ टू बी मिनिमम, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क मिनिमम हो जाएगा, वो 0 और 180 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से कभी कभी याद करो, हमने टॉर्क के लिए पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था वो वाला एक्सप्रेशन, क्या कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द एक्सियल पॉइंट। तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि हम लिख रहे थे, एम को लिख रहे थे हम लोग NIA, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, टॉर्क को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, NIA को मैं लिख सकता हूँ M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे NIA क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये बिल्कुल वही चीज है, देखो ना, जो तुमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टॉ था P क्रॉस E, देखो तो सेम चीज तो आ रहा है, देखो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहां भी टॉर्क था, यहाँ भी टॉर्क है, यहाँ वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर तुमको फॉर्मूले याद भी रखना है ना, तो याद रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें P क्रॉस E याद है, तुम उसका M क्रॉस B याद कर लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, NIA, ठीक है। आज अभी मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बहुत वो अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो वो मतलब ही नहीं कि 2 मिनट में 5 मिनट में होगा, तो आधा पूरा घंटा चाहिए, ठीक है। मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सर शीट, आज क्लास है, क्या बोले, सर एंट्रेंस का क्लास है आज। आज कैपेसिटर की लूंगा मैं, ठीक है। आज कैपेसिटर की अच्छा, क्लास है, तो कुछ बैठोगे तो थोड़ा SC वर्मा के क्वेश्चंस में कराऊंगा, क्लास बैठना समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो काफी लास्ट क्लास है आज कैपेसिटर। यस मैग्नेटिज्म सर। स्टार्ट हो जाएगी वेंसडे से, ठीक है, वेंसडे से सर आप क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर मैग्नेटिज्म। आप डाउट हाँ बोलो, क्या सर डाउट, आप डाउट्स कब लोगे? आप डाउट्स कब लोगे जो आपने अभी वर्कशीट भेजी है? डाउट्स में तू मुझे जो भी डाउट्स है ना, तू मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। जिसके जो भी डाउट्स है मेरे यस, को मैसेज कर देना, मैं तुम लोग के डाउट्स का वेंसडे को ले लूंगा, ठीक है। वेडनेसडे को। वेंसडे में जो 3 से 5 जो अपना टाइम होगा ना, 3:30 से 5 का, ठीक है, उस 3:30 से 5 के बीच में मैं एक पीरियड तुम लोग के डाउट्स ले लूंगा, और एक पीरियड में मैं गैल्वेनोमीटर करवाऊंगा, ओके सर। ठीक है। और डाउट्स मेरे को एक बार पहले मैसेज कर देना, ठीक है। तो क्या मैं थोड़ा ओके सिस्टमैटिकली सर। अरेंज करके रख लूंगा, जिसकी जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है। यस सर। चलो बाय।